आज कहानी के 2000 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। 2000वीं कहानी है ये, और मुझे लगता है कि आज से बेहतर दिन शायद कोई और नहीं हो सकता था इस कहानी के लिए। उसकी वजह ये कि क्राइम की जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वो हमेशा बुरी कहानियाँ होती हैं। उसमें दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ें होती हैं, आहें होती हैं, आंसू होते हैं। हर क्राइम की खबर एक किसी न किसी के लिए एक दर्द लेकर आती है। लेकिन आज मैंने इसलिए कहा कि शायद बेहतर दिन है इस 2000 की कहानी के पूरा होने के मौके पर, क्योंकि पिछले 12 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में जंग जारी थी और अब सीज़ फायर हो गया। इत्तेफाक से आज ही के दिन युद्ध विराम। 12 दिनों से लगातार आप खबरें सुन रहे हैं, एक दूसरे देशों पर मिसाइल से हमला हो रहा है, मिसाइलें दागे जा रही हैं, फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, बेकसूर लोग दोनों तरफ से काफ़ी मारे गए। बार बार मैं ये कहता हूँ कि जंग से कभी किसी का भला नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जंग को जायज़ ठहराते हैं, बेहतर मानते हैं, और ख़ास तौर पर डी फॉर डॉलर और डी फॉर दादागिरी यानी अमेरिका। दुनिया का कोई भी देश अपनी दादागिरी दिखाने का मौका नहीं चूकता है। जंग इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन संडे को अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा था, और जब उसने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, जिसमें से एक फोर्डो, एक नतांज और एक इस्फहान, ये 3 न्यूक्लियर साइट थे। जब अमेरिका ने इन तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो लगा कि अब तो मामला बढ़ेगा, और इत्तेफाक से जिसकी उम्मीद नहीं थी वो कल रात हुआ। ईरान ने अमेरिका के खाड़ी के देशों में, कतर में जो एयरबेस था अमेरिका का, वहाँ 6 मिसाइलें दाग थीं। जैसे ही ईरान ने ये किया तो अब ये लगा कि अमेरिका पलटवार करेगा, और अब तो सीधे सीधे अमेरिका जंग शुरू कर देगा। और अमेरिका के जंग में कूदने का मतलब है फिर नाटो देश, वो भी इसमें शामिल होंगे, और इसके बाद सिर्फ तबाही और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अमेरिका ने कल रात को ही एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो ईरान के उसके एयरबेस पर इस हमले का पलटवार नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा। और फिर वही हुआ जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आजकल ट्रंप साहब को शायद नोबेल पीस प्राइज़ को पाने की एक सनक सवार हो गई है, और बार बार वो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं मुझे मिलेगा नहीं। अब एक शख्स जो खुद जंग की शुरुआत करे और फिर खुद ख़त्म करे, फिर खुद ऐलान करे कि अब सीज़ फायर, मतलब कानून भी उसका, दलील वकील भी उसके, फैसला भी उसका, फैसले की ज़मीन भी उसकी, सारे मोहरे उसके, और फिर वो खुद ही शुरू करता है, कब ख़त्म करता है, कब सीज़ फायर करता है, ये फैसले भी उसके। तो ऐसे लोगों को कौन नोबेल का पीस पुरस्कार देगा शांति के लिए? मतलब ये शांति का वो पुरस्कार चाहते हैं जिसको जंग से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं मैंने शांति ला दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 12 दिनों के जंग में किसे क्या हासिल हुआ, और अचानक ये जंग क्यों रुकी? अमेरिकी एयरबेस पर एक ज़माने के बाद किसी देश ने हमला किया, फिर भी अमेरिका खामोश रहा, इसकी मजबूरी क्या थी? और 12 दिन के इस जंग का द एंड जो अचानक जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और कहते हैं कि बस पहले 12 घंटे ईरान जो है अब इजराइल पर हमला नहीं करेगा, उसके बाद अगले 12 घंटे इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, और जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो जंग खत्म। ये उनका ट्वीट था कल देर रात, बल्कि आज सुबह आप कहें। और इसके बाद ईरान ने भी इस युद्ध विराम को माना, इजराइल ने भी माना। हालांकि ईरान ने एक काम किया कि इस युद्ध विराम और जो 12 घंटे की उसे मोहलत दी गई थी, उस मोहलत के दौरान भी उसने इजराइल पर हमले किए, मिसाइल दागे, और कहा कि शुरुआत इजराइल ने की थी इसलिए ख़त्म मैं कर रहा हूँ। अब 12 दिन के जंग का लबोलुआब क्या मिला, क्यों शुरू हुआ? जो रिपोर्ट आ रही है असल में ये इजराइल ने जो हमला किया इसके पीछे भी अमेरिका था। अमेरिका वो देश है, और ख़ासतौर पर ट्रंप वो प्रेसिडेंट है जो अपनी ही खुफिया एजेंसियों को मूर्ख या बेवकूफ़ मानते हैं। मतलब रिकॉर्ड पे मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं इन्हें कुछ पता नहीं।
उनकी अपनी खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब अभी नहीं है, लेकिन वो कह रहे नहीं, मुझे पता है। और अपनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए इजराइल के ज़रिए पहले ईरान पर हमला और फिर बाद में ख़ुद भी जंग में कूदे। वो तो शुक्र है कि रूस चीन सिर्फ एक तरह से सपोर्ट करते रहे, लेकिन डायरेक्ट जंग में नहीं कूदे, वरना पता नहीं फिर क्या होता। तब सवाल ये है कि ये 12 दिन की जंग के बाद अचानक ये सीज़ फायर क्यों करना पड़ा, क्या मजबूरी थी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिन चीज़ों के लिए इस जंग की शुरुआत हुई थी, क्या वो सुलझ गया? इजराइल ने जब पहली बार ये हमला किया फ्राइडे को ईरान की राजधानी तेहरान पर, उनके सैन्य ठिकानों पर और ख़ास तौर पर न्यूक्लियर प्लांट पर, तब इजराइल ने यही कहा था कि वो ये चाहता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब न बना पाए। और उसे खबर मिली कि उसने यूरेनियम को इतना इनरिच या इतना शुद्ध कर दिया कि अब वो बॉम्ब बनाने के करीब है, इसीलिए उसने ये हमला किया ताकि उसको तहस नहस कर दे। अमेरिका ने भी यही कहा कि ईरान को राइट नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन रखे, और संडे को अभी B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो, नातांज और इस्फान पे अमेरिका ने भी हमला किया। तो क्या हुआ? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गए। जो ईरान के पास यूरेनियम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, है ऐसा कुछ? तो अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग का काम करती है, यानी कौन सा देश न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है, कौन यूरेनियम को एनरिच कर रहा है या शुद्ध कर रहा है, उस पर नज़र रखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने संडे के न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर, बमबारी के बाद ये कहा कि अब उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तहस नहस कर दिया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था फोर्डो पे जब B-2 बॉम्बर ने तो बस्टर बंकर बॉम्ब जो 200 मीटर ज़मीन के अंदर भी जाकर ब्लास्ट करती है, बहुत सारे निशाने लगाए। लेकिन कहते हैं कि ईरान ने फोर्डो में पहाड़ियों के नीचे करीब 350 मीटर अंदर अपना पूरा प्लांट बना रखा है, और वहीं पे यूरेनियम एनरिच का काम होता है। तो वहाँ तक तो वो बॉम्ब पहुँचा नहीं, लेकिन उससे पहले ईरान का ऑफिशियली भी एक स्टेटमेंट आया कि उन्हें पता था कि अमेरिका उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करेगा, और ये खबर उन्हें पहले से थी, और इसीलिए उन्होंने अपने सारे यूरेनियम वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर भेज दिए। सैटेलाइट की एक इमेज आई थी फोर्डो के बाहर की, लाइन से ट्रक खड़े हुए, और उस ट्रक को देखकर ही हलचल हुई थी कि ये क्या हो रहा है। ईरान को पहले से मालूम था, और इसीलिए ईरान ने अपने सारे यूरेनियम वहाँ से उठाकर किसी गुप्त जगह पर शिफ्ट कर दिया। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अमेरिकी हमले के बाद ये भी कहा कि जिस जगह पर B-2 बॉम्बर ने बॉम्ब गिराया, वहाँ से किसी भी तरह की कोई लीकेज, न्यूक्लियर और इसके लीकेज की कोई उनके पास रिपोर्ट नहीं है। उनके पास ये भी रिपोर्ट नहीं है कि वाकई अमेरिकी हमले में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद हो गया। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं। तो अब 3 सवाल, सीज़ फायर बेशक हो चुका है और अभी तक है, हालांकि दोनों, ईरान ने भी हमले किए सीज़ फायर के बाद, इजराइल भी कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिकी हमले में और इजराइल के हमले में ईरान का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो है वो तहस नहस हो गया? क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस बात से नकार रही है, कह रही है नुकसान तो हुआ, लेकिन इतना नहीं कि ईरान का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो जाए। दूसरा सवाल, ये खबर है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम जो एनरिच करना ज़रूरी है, 83% कर चुका था, और 83% के अलावा जो बाकी के यूरेनियम है वो भी 60% से ज़्यादा एनरिच कर चुका है। तो जो ये सारे यूरेनियम है, ये इस वक्त ईरान में किस जगह पर है? ना अमेरिका ने इस बारे में कुछ कहा, ना इजराइल ने कुछ बारे में कहा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ईरान के पास इस वक्त करीब 400 kg यूरेनियम मौजूद है, 400 किलो, और इनमें से अगर 83% एनरिच हो चुका है, और अगर ओवरऑल आप मान के चलें कि 60% भी हो गया है, तो इससे 10 बॉम्ब बना सकता है ईरान। हालांकि ये बॉम्ब थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे क्योंकि 90% आपने शुद्ध नहीं किया है, लेकिन बन सकता है, और ये उतना ही कहर बरपा सकता है। तो फिर
इस जंग का क्या फ़ायदा हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सीज़ फायर के बाद भी ईरान ने ये समझौता नहीं किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा, बल्कि उल्टा उसने ये कहा है कि अब तक वो तमाम ऐसी जो एजेंसियां हैं, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब तक वो कहता था आइए आप देखिए, आप सर्वे कीजिए, हम शांति के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें वो रिपोर्ट देता था एक समझौते के तहत। बट अब इस सीज़ फायर के दौरान ईरान ने ये ऐलान किया है कि अब वो किसी भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी हुई एजेंसियों को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, कोई रिपोर्ट नहीं देगा। और उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी बंद नहीं करेगा और दुनिया की कोई भी ताकत इसे बंद नहीं कर सकती। तो फिर इस जंग का हासिल क्या हुआ? इस जंग से किसे नुकसान हुआ? इजराइल की मिडिल ईस्ट में अब तक एक धाक थी, और चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, गाज़ा हो, फ़लस्तीन के लोगों पर और आसपास में भी। इससे पहले जो 7 दिन का वॉर हुआ था अरब वर्सेस इसराइल, उसमें भी इजराइल की तूती बोली थी। लेकिन एक ज़माने के बाद पहली बार है जब इस 12 दिन के जंग में इजराइल की बहुत सारी पोल खुली, ख़ास तौर पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने। क्योंकि जिस तरीके से ईरान के मिसाइल लगातार हाइफा पर, तेल अवीव पर और उनके दूसरे ठिकानों पर गिरे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तैर रही हैं, उससे ये पता चला कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना भी कोई मुश्किल नहीं है। अमेरिका की एक एजेंसी की अभी रिपोर्ट आई, उसमें यह है कि जो आयरन डोम जिसके बारे में कहा जाता था अभेद है, 65% डैमेज हो चुका, कि अब इतना नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर एक साथ बेशुमार मिसाइल से इजराइल के आसमान पर हमला किया जाए तो आयरन डोम भी नाकाम है। तो इस जंग में इजराइल की बर्बादी दुनिया के सामने है। उनकी इमारतें, उनकी अलग अलग इंस्टॉलेशन खंडर में तब्दील, तेल अवीव से लोग छोड़कर शहर जाते हुए भी नज़र आए। तो इजराइल को उल्टा ये हुआ कि अब तक इजराइल जो मिडिल ईस्ट में एक पावर के तौर पर था, इस जंग ने उसे कमज़ोर किया। जो माली हालत ख़राब हुई वो अलग है, हालांकि पैसे की कोई बात नहीं है, अमेरिका मदद कर देगा। तो इजराइल को क्या मिला? इजराइल का एक के बारे में जो परसेप्शन था कि उसे कोई जीत नहीं सकता, उसमें डेंट लगा। ईरान को क्या मिला? इजराइल के इस हमले में ईरान पर करीब 17 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, ये सच्चाई है। ईरान के जो टॉप फोर्स, मिलिट्री फोर्स हों या फिर उनके आर्मी के कमांडर मारे गए एक एक कर, ये भी एक फैक्ट है। ईरान को माली तौर पर नुकसान हुआ, ये भी फैक्ट है। ईरान में करीब 700-800 आम लोगों की जान गई, ये भी फैक्ट है। 1000-2000 से ज़्यादा घायल हुए, ये भी फैक्ट है। ईरान के तेल के ऊपर जो पूरा कारोबार है उस पर असर पड़ा, ये भी फैक्ट है। लेकिन एक चीज़ इस जंग ने ईरान को लेकर पूरी दुनिया में साबित किया, वो ये कि ईरान ने कभी पहले न सरेंडर किया, न इस जंग में उसने किया और न आगे करेगा। उनके सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हम मर जाएंगे, गला कटा लेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। और उनके लिए पहले ईरान है और बाद में सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह कि जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो इसका मतलब है अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में कूद गया था इजराइल के साथ। लेकिन ईरान ने पहली बार पलटवार किया अमेरिका पर। हाल के वक्त में अगर आप देखें तो अमेरिका के किसी बेस पर किसी भी देश ने हमला नहीं किया। इस हमले का मतलब ही होता है सीधे सीधे अमेरिका से दुश्मनी या फिर अमेरिका के पार्टनर नाटो देश से दुश्मनी और फिर उनके हमले झेलना। अब नाटो देश भी अगर इस जंग में इजराइल ईरान के कूद पड़ते तो फिर ईरान का क्या हाल होता। लेकिन ये सारे बुरे अंजाम को जानने के बावजूद ईरान ने कल रात हमला किया और 6 मिसाइल दागे। हालांकि उससे अमेरिकी बेस पर खड़े उनके जंगी जहाज़ को कितना नुकसान हुआ अभी इसका सही अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये हमला करना ही सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती थी। और इसी हमले के कुछ देर के बाद पूरी कहानी पलट गई। जो वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि जब ईरान ने कल रात को हमला किया तो उसमें ये हुआ कि अब क्या किया जाए। मीटिंग हुई, ट्रम्प साहब ने बुलाई। तो फिर बात ये हुई कि अगर अमेरिका पलटवार करेगा तो ये जंग और ख़तरनाक होगा।
अमेरिका फिर ईरान के शहरों पर हमला करेगा। फिर अब तक जो सिर्फ मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं रूस और चीन, वो भी शायद डायरेक्ट ईरान के सपोर्ट में आकर खड़े हो जाए। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। और रूस के तो एक मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि ज़रूरत पड़ी तो हम अपना न्यूक्लियर वेपन ईरान को दे देंगे। तो मामला न्यूक्लियर वेपन तक चला जाएगा। तो फिर क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर दरवाजे पर है? तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर ये तय हुआ कि अमेरिका ने ऑलरेडी B-2 बॉम्बर से उनके न्यूक्लियर साइट पर 3 हमला किया, अपना काम कर लिया। अब ईरान ने किया, ठीक है, तो हम भी चुप हो जाते हैं, तो दोनों का बदला बराबर हो गया। अब बात आगे बढ़ाते नहीं हैं, तो फिर क्या करना है? तो फिर ये है कि अब सीज़ फायर करते हैं ताकि ये कह सके अमेरिका हमारी भी इज्जत रहेगी, उधर इजराइल कहे कि हमने भी कर दिया, ईरान की भी ये है कि हमारी भी रह गई कि हमने अमेरिका पर पलटवार किया। नेतन्याहू को मनाना अमेरिका के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि नेतन्याहू और इजराइल जो पूरी जंग लड़ता है वो अमेरिका के ही भरोसे पर लड़ता है। अमेरिका ही उन्हें हर साल फंड देती है, इजराइल फंड के नाम पर अरबों रुपए। सारे जंगी जहाज़ हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, सब अमेरिका ही देता है। तो नेतन्याहू को लिए मतलब ये है कि व्हाइट हाउस से एक इशारा जाना, और नेतन्याहू वही करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे या जो भी व्हाइट हाउस के मुखिया होंगे। तो नेतन्याहू तो तैयार हो गए, लेकिन अब ईरान को मनाना मुश्किल, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया था कि अब बात नहीं होगी, इजराइल ने जंग शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे, और अमेरिका से इजराइल से तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और यही उनका आखिरी तक स्टैंड था। कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जाकर पुतिन से भी मिले मॉस्को में, तो बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर ये हुआ कि ईरान तक मैसेज पहुंचा, बीच में ईरान को, रूस, चीन, इन सबको लाया गया। तब फिर ईरान ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि जंग तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर इजराइल हमला करेगा तो हम पलटवार करेंगे, इजराइल हमला रोकेगा हम भी रोक देंगे। फिर व्हाइट हाउस से नेतन्याहू साहब को फ़ोन किया, कहा गया बस बहुत हो गया, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुमने न्यूक्लियर प्लांट को डैमेज कर दिया और अब हमला रोको, ईरान भी रोक देगा। ये मैसेज फिर तेहरान तक पहुंचा। फिर तेहरान में भी जो है ये बात आ गई कि ठीक है, इजराइल रोकेगा तो हम भी रोकेंगे, क्योंकि शुरू उन्होंने किया था, ख़त्म हम करेंगे। अब 12-12 घंटे की मोहलत दी गई। जो सीज़ फायर का रूल था वो ये था कि पहला 12 घंटा जो शुरू होगा उसमें ईरान कोई हमला नहीं करेगा, और जैसे ही 12 घंटे पूरे होंगे अब इजराइल कोई हमला नहीं करेगा, और जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाएंगे जंग अपने आप खत्म। पहला 12 घंटा शुरू हुआ, लेकिन ये मैसेज जब तक तेहरान तक पहुंचता, ईरानी अथॉरिटी को भी पता थी कि अब सीज़ फायर होना है। उन्होंने कहा पहला हमला इजराइल ने किया था, चलो आखिरी हम करते हैं जाते जाते सीज़ फायर करते वक्त। और उन्होंने तेल अवीव और फिर वहाँ पे इजराइल पर मिसाइल दाग दी 6। और उसके बाद उन्होंने कहा अब हम सीज़ फायर करते हैं। जो ईरान के सरकारी मीडिया है वहाँ पर बाकायदा उनके लोगों ने ऐलान किया कि अब हम सीज़ फायर कर रहे हैं। उधर अब 12 घंटा इजराइल का शुरू हुआ। शुरू होने से पहले इजराइल ने भी कहा कि चलो ईरान ने किया हम भी मार देते हैं, उसने भी कुछ मिसाइल फेंक दिया ईरान पर, और फिर उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अब हम सीज़ फायर करते हैं। अब दोनों तरफ से सीज़ फायर हो चुका, लेकिन 24 घंटे भी पूरे हुए नहीं है। 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। जिस मकसद के लिए इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसमें से एक भी मकसद पूरा नहीं हो पाया। पहला यह था कि वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी को तख्ता पलट किया जाए, वहाँ नई सरकार आए, राजा पहलवी के वंशों में से कोई आए। तो उल्टा हुआ। इस जंग से पहले ईरान में बहुत सारे लोग, वहाँ की आम जनता ईरान की सरकार के खिलाफ थोड़े गुस्से में थी, विकास को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका ने धमकी दी और अमेरिका कूदा, असर उल्टा हो गया। आज की तारीख में ईरान में आयतुल्ला खामेनी और वहाँ की जनता के बीच कहीं ज़्यादा मजबूत रिश्ता हो गया। आज की तारीख में ईरानी जो फोर्स है उसको लेकर वहाँ की जनता में ज़्यादा भरोसा पैदा हो गया, और इसीलिए जितने लोग मारे गए, जब उनके जनाजे में वहाँ के आम लोग हज़ारों की तादाद में शामिल हुए, तो सरकार से जो भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा था, इजराइल और अमेरिका की इस जंग ने उल्टे वहाँ की सरकार और जनता को और करीब लाने का काम किया। दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। किसी भी एजेंसी ने अभी तक नहीं माना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान पहुंचा है। यूरेनियम वहाँ से हटा दिया गया है, कहाँ ये भी पता नहीं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि खामेनी ने ऐलान कर दिया कि वो अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुल मिलाकर इस जंग को जिस मकसद के लिए लड़ा गया वो मकसद कहीं से पूरा नहीं हुआ, फिर भी सीज फायर कर दिया गया। यही ट्रम्प साहब करते आए हैं और करते रहेंगे। इससे पहले अगर आप देखें इस दुनिया में जितने भी जगह पर अमेरिका के जो इतिहास है उसमें अगर उसके 20 साल छोड़ दें, जब से अमेरिका पैदा हुआ है, सिर्फ 20 साल, उस 200 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास है उनका, वो किसी न किसी देश से जंग लड़ता रहा है। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद वियतनाम और क्यूबा में इन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया लंबे वक्त तक। उसके बाद फिर इराक, फिर अफ़गानिस्तान, अभी ईरान, और तख्ता पलट के तो ना जाने कितने। कहते हैं कि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के बाद से 72 बार अलग अलग देशों में 72 टाइम्स तख्ता पलट करने की कोशिश की। दो ही चीज़ें होती हैं, जो देश अमेरिका को पसंद नहीं आता, वहाँ की सरकार और लगता है उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वहाँ चुपचाप से वो तख्ता पलट की कोशिश कर देते हैं। अभी लेटेस्ट बांग्लादेश एग्जाम्पल है। बांग्लादेश में भी जो कुछ हुआ स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर, उसके पीछे अमेरिका का ही नाम आया। तो ये अमेरिका की पुरानी रवायत रही है कि जो देश उनकी बात ना माने वहाँ तख्ता पलट कर दो, और जो देश जहाँ पे अगर चुनी हुई सरकार ना भी हो तो वहाँ फिर अपनी कठपुतली सरकार चलाओ। आप जितने भी हैं, सीरिया से लेकर इराक का हाल देख लीजिए, सद्दाम के बाद वहाँ भी अमेरिका का कंट्रोल है। तो ये अमेरिका की पुरानी फितरत रही है, और इन सारी चीज़ों के पीछे वही है जो मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, D4 डॉलर और D4 दादागिरी। डॉलर के ऊपर आँच ना आए और उसी डॉलर की वजह से अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में चलती रहे। तो एक बार फिर पता नहीं ये जंग क्यों हुई, कब शुरू हुई, और फिर क्यों सीज फायर हुआ और क्या मिला। किसी भी दुनिया के एक्सपर्ट से पूछिए जिस मकसद के लिए इस जंग को शुरू किया गया, इजराइल ने हमला किया पहले ईरान पर, फिर अमेरिका कूदा, उनमें से एक भी मकसद नहीं। न वहाँ की सरकार तख्ता पलट हुआ, खामेनी अब भी वही है, बल्कि ज़्यादा मजबूत हो गए। न्यूक्लियर प्रोग्राम का सत्यानाश और तहस नहस जो करने की बात है, खुद एटॉमिक एनर्जी जो है एजेंसी, वो मना कर रही है। तो फ़ायदा क्या था? उल्टे बेकसूर लोग इन 12 दिनों में मारे गए। बट ये आखिरी नहीं है। अभी आप देखेगा फिर किसी दो देशों के बीच में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, और ये जो ट्रम्प सेकंड टर्म में आए, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। शायद इनको भी चैन और सुकून से वाइट हाउस में बैठना उतना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ एक्शन होते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी आज की कहानी। मैंने कहा आज 2000 एपिसोड है और इत्तेफाक से आज ही के दिन ये सीज फायर है, तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो। अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। और हाँ, आखिर में आप तमाम लोग, पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर, दिल से शुक्रिया, पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से शुक्रिया, इसलिए कि वाकई 2000 कहानियाँ, मतलब मेरे लिए तो खैर सुनाना मेरा काम था। आप लोगों ने जिस शिद्दत से, जिस प्यार से, जिस अपनेपन से सुना, उसके लिए दिल से शुक्रिया। हालांकि इन 2000 कहानियों के दौरान बहुत सारी आप लोगों की शिकायतें भी आईं। बहुत बार शुरुआत से मैं डरता था, मैंने शायद ये पहले भी कहा कि मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसलिए ये कई बार कई लोगों के कमेंट्स दूसरी जगह जब बात करते हैं सुनता हूँ मैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात के लगता था कि लोग फैमिली पे चले जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और मैं इन बातों से बड़ा डरता हूँ। और वैसे भी मैंने ये बात पहले भी बताई कि मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं, तो अगर जो लोग इस दुनिया में नहीं उनके बारे में कोई अपशब्द बोले तो और ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है। बट मैं उस जगह पे हूँ, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में कहानी सुनाता हूँ जिसमें कई बार हो सकता है आप लोग मुझसे सहमत ना हो, बट मेरी कोशिश यही होती है कि जो फैक्ट है, जो पुलिस फाइल में है, जो रिकॉर्ड पर है, जो कोर्ट ने कहा है, वो आप तक पेश करूँ। बट कई बार उसमें आप लोगों की राय अलग होती है, आधे आधे अब बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत केस, अब भी उसमें खेमा बटा हुआ। कई बार जब दंगे की खबरें आती हैं, मैंने एक उसूल बना रखा है शुरू से कि मैं दंगे की कहानी नहीं सुनाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में बहुत सारे दंगे कवर किए। यकीन मानिए आप, घर में बैठकर अखबार में दंगे की खबर पढ़ना, टीवी पर बैठकर दंगे की रिपोर्टिंग देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है वो जो रिपोर्टर ग्राउंड में होता है। और ऐसा कई बार मैंने झेला है।
कि जब फील्ड में होते हैं तो आप क्या होते हैं। उस वक्त वाकई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। उस वक्त जो एक दूसरे को मार रहे होते हैं वो सिर्फ जानवर होते हैं, भेष इंसानों का होता है। उसमें ही बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं मुट्ठी भर जो ये हरकत करते हैं। तो मैंने हमेशा ये माना कि जब भी मैं दंगे की कोई स्टोरी आपको सुनाऊंगा तो हमेशा पार्टी बन जाऊंगा, क्योंकि एक अपने हिसाब से सोचेगा, एक अपने हिसाब से, और हो सकता है दोनों मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मैं जो ग्राउंड में देख कर आ रहा हूँ सिर्फ वही बता सकता हूँ। उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें छुपाऊंगा। क्यों? एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक क्राइम जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वो चीज़ें ना बताऊँ जिससे और भावनाएं भड़कें। एक जर्नलिस्ट का काम है भावनाओं को संभालना, लोगों को हिंसक होने से रोकना, वरना फिर ये वही हो गया कि आप जो होता है ना कि आग में आप घी डालने का काम कर रहे हो। तो ऐसे मैंने बहुत सारे बनाई। कई बार होता है हमारी क्राइम में भी हिंदू मुस्लिम सब्जेक्ट आ जाता है। मैं बार बार हमेशा कितनी बार कहता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ क्रिमिनल है वो चाहे कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा बड़ा सिंपल सा है कि वो एक क्रिमिनल है और मैं उसे क्रिमिनल की नज़र से देखूँगा। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ इन सारी चीज़ों के बावजूद कि मुझे वाकई जो लगता है कि एक फैमिली जिसको कहते हैं, छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं, आपकी शिकायतें भी कई बार सही होती हैं, कई बार मैं गलतियां भी करता हूं। अब जैसे बीच में भी एक दो बार मौका ही नहीं मिला माफ़ी मांगने का। ये जो सोलम और राजा की स्टोरी चल रही थी, पता नहीं मैं 2-3 दिनों तक, मुझे खुद मेरी वाइफ ने भी इस तरफ ध्यान दिलाया। अमेरिका में एक सीमा जी और संजीव भाई, उन्होंने भी कहा कि हाँ कई बार आपने कर दिया। वो अब सोनम का हस्बैंड, देखिए फिर वही कन्फ्यूज़न, राजा रघुवंशी, और जो प्रेमी है, दोस्त है, उसका नाम है राज कुशवाहा। अब राजा राज, अच्छा मैं स्क्रिप्ट के साथ कभी कहानी नहीं सुनाता हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर कभी नहीं होता है, वो सब मेरे दिमाग में होता है। नाम डेट जगह रखने के लिए कि भूल ना जाऊँ, ये पेपर रख लेता हूँ, लेकिन ये स्क्रिप्ट नहीं है। तो चूँकि रिसर्च करते करते 3-4-5 घंटे लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग के चिप में फिट हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसे नाम होते कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बीच में मैंने कई बार राजा को राज बोला, राज को राजा बोला, रघुवंशी को कुशवाहा बोल दिया, कुशवाहा को रघुवंशी बोल दिया। उसके लिए दिल से माफ़ी। और ये हो जाता है, इंसानों गलतियाँ होती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी भी गलतियाँ की हैं और आप लोग बड़े मुस्कुरा के इसकी तरफ ध्यान भी दिला देते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश यही होती है पिछले 2000 जो आज कहानी पूरी हुई है कि कभी फैक्ट के साथ खिलवाड़ ना करो। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स भी गलत गए होंगे, लेकिन उसकी भी कई मजबूरियां होती हैं। जैसे मुझे मेरे सोर्स ने बताया, पुलिस ने बताया, वकील ने बताया, क्रिमिनल ने बताया। अब उनके पास भी या तो कई बार ऐसा होता है उनका इंटेंशन ही अलग हो और मुझे उन्होंने यूज़ कर लिया। तो इसीलिए मैं कई बार क्रॉस चेक करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसे केस भी देखे हैं कि जो वो मुझे बता रहे हैं सच में उनके इंटेंशन अच्छा मतलब था, सही था, उन्हें ही आधी अधूरी जानकारी थी। तो मैं इसीलिए रिसर्च में इतना वक्त लेता हूँ कि मैं फैक्ट को कई बार चेक करूँ, पर फिर भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन इन तमाम गलतियों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद पिछले 2000 एपिसोड से आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी टीम को दे रहे हैं, मतलब इसका कर्ज कभी उतार नहीं सकता। बस मेरी यही हमेशा कोशिश होती और जिम्मेदारी बड़ी कि आप लोगों के इस सारी चीज़ों पर हमेशा खरा उतरूँ और कभी कभी गलतियाँ हों तो एक फैमिली की तरह समझकर माफ़ कर दीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। जहाँ 2000 झेला, आगे भी झेल लीजिएगा। और इसके साथ ही एक ख़ास चीज़ आज कहूँगा, चूँकि 2000 एक माइलस्टोन भी है, एक नंबर है। इस 2000 तक पहुँचने में एक टीम का बड़ा रोल रहा था और ये टीम है स्पोर्ट्स तक। अपने विकी पाजी यानी विक्रांत गुप्ता और उनकी पूरी टीम, उन्होंने शुरू से ही क्राइम तक को बहुत प्यार दिया, प्रमोट किया। मुझे याद है शुरू में स्पोर्ट्स तक पर ही आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स तक पे भी होते हैं, क्राइम तक पे भी होते हैं, ये बात जानते हैं। और जिस तरीके से विकी पाजी हमेशा क्राइम तक को बढ़ावा देते थे, और मैं बल्कि नया और 2-4 लोगों में एक वो भी थे जिन्होंने इस जो आज 2000 कहानी पूरी हुई है, ये आइडिया उनका था कि आप जो कहानियाँ सुनाते हैं मुझे, आप यही कहानी सुनाइए क्राइम तक पर। तो असली हकदार वो हैं
जो इस 2000 एपिसोड तक पहुंचने के लिए अगर कुछ लोगों के नाम लूँ तो थैंक यू स्पोर्ट्स तक। और इस वक्त इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, 5 टेस्ट, हमारे 2 सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, नई टीम है, गिल कैप्टन है। और जिस तरीके से हमारी तरफ से अभी तक 5 सेंचुरी बन चुकी है, गिल ने बनाई, यशस्वी जायसवाल ने बनाई, फिर सेकंड इनिंग में केएल राहुल ने बनाई, दोनों इनिंग में ऋषभ पंत ने बनाई, और ठीक ठाक स्कोर है। और आज मुकाबला इंटरेस्टिंग भी चल रहा है। तो स्पोर्ट्स तक पे इस इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का मज़ा आप ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि विकी पाजी से बेहतर कोई जो क्रिटिकल और एनालिसिस सारी चीज़ें हैं, मैं खुद उनको बहुत ध्यान से सुनता हूँ क्योंकि क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो मैं उनकी बातों को बड़ा सीरियसली भी लेता हूँ। और फिर मुझे लगता है कि यार बहुत सारे कमेंटेटर से ये ज़्यादा बेहतर है। तो स्पोर्ट्स तक पे इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का मज़ा लीजिए और स्पोर्ट्स तक को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप क्राइम तक, कहानी, इन सब को देते हैं। और एक आखिरी चीज़, बस हमेशा आप लोगों का यही प्यार बना रहे, हमेशा आप लोगों की दुआएं मुझे मिलती रहे, प्यार मिलता रहे, ऊपर वाला आप सबको हमेशा अच्छा रखे। तो इन्हीं दुआओं के साथ अब मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।